सो है डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे साउंड चैप्टर के बारे में। कल हमने की थी हीट के बारे में बात, तो हीट चैप्टर का ही एक अगला पार्ट है, दैट इज साउंड। तो हीट एंड साउंड था आपका फिजिक्स का चैप्टर। आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले साउंड हम सुनते हैं, ठीक है। आप जो अभी सुन रहे हैं वो भी एक साउंड है, ठीक है। तो दैट इज साउंड। आप साउंड प्रोड्यूस भी करते हो, सुनते भी हैं। अब साउंड सबसे पहले है क्या? साउंड एक तरह की एनर्जी होती है जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हेयरिंग की मतलब जो हमारे अंदर हमारे कानों में एक सुनने की क्षमता पैदा करती है, एक सेंसेशन पैदा करती है। तो यूजुअली जो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करती हैं सिर्फ वही साउंड प्रोड्यूस करती है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, आप बोल रहे हो तो आप वाइब्रेट कर रहे हो, नहीं। पर जब आप अपने गले पे, नेक पे हाथ रखोगे इन द फ्रंट रीजन, तो आपको फील होगी एक वाइब्रेशन। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका वॉइस बॉक्स है, जो आपके नेक में सिचुएटेड है, आपके थ्रोट में सिचुएटेड है, वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो साउंड है वो किससे प्रोड्यूस होती है, बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो बात करनी शुरू करते हैं आगे। होता क्या है बेसिकली, टू एंड फ्रो और बैक और फ्रोथ मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो इस तरह से हम एक वाइब्रेशन को समझने के लिए आपकी लेते हैं एक पेंडुलम की एग्जांपल। तो आपका पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट होता है जिस पे वो टाइड होता है, और एक पॉइंट यहाँ आता है इसका, एक पॉइंट यहाँ आता है और एक पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है। ये तो मेन पॉइंट है जहाँ पे वो हैंग कर रहा है, और ये वो पॉइंट है, इट इज़ मूविंग टू, मतलब उस साइड पे जब वो मूव करता है इसको बोलते हैं टू और बैक मूवमेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ मूवमेंट या फिर फ्रो मूवमेंट। तो जब पेंडुलम इस डायरेक्शन से फिर इस डायरेक्शन पे वापस आगे रुक के फिर इस डायरेक्शन में जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन। दिस इज़ वाइब्रेशन। अब कहते हैं जो भी बॉडी वाइब्रेट करेगी वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो फ्लूट की, तो वो क्या करते हैं, उसमें भी वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से एक स्वीट सी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कहते हैं जैसे ही वाइब्रेशन रुकती है किसी चीज़ की तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी रुक जाती है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं अगर आप अपनी मेटालिक वेसल को स्ट्राइक करें किसी स्पून के साथ तो काफ़ी वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। अब उसने बात किया है, कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, इट्स सिंबल इज Hz। उसने क्या बात की है कि बेसिकली ये जो वाइब्रेशन है इसको हम ऑसिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुई हैं एक सेकेंड में, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुई है एक सेकेंड में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी उसको एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्स में, दैट उसका सिंबल क्या है, Hz। आगे बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके पास होता है एक वॉइस बॉक्स, आवाज़ वाला डब्बा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, लैरिंग्स। ये एक हार्ड बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे थ्रोट में। तो ये क्या करता है, ये तब मूव करता है जब हम खाना स्वॉलो करते हैं, मतलब अंदर निगलते हैं। उस टाइम पे ये थोड़ा सा साइड हो जाता है अपनी पोजीशन से, ताकि आपका जो ऑसोफेगस, जो आपकी फूड पाइप है, वो खाने को नीचे ले जा सके। जैसे खाना नीचे जाता है ये वापस आ जाता है अपनी जगह पे, इसलिए आप खाते वक्त बोल नहीं पाते। जब आप स्वॉलो करते हो स्पेशली, तो उस टाइम पे आप बोल नहीं पाते हो, ओके। ये क्या होता है, ये विंड पाइप के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, अपर एंड पे सिचुएटेड होता है। आगे आती है वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड क्या है, उनका नंबर कितना, 2। ये क्या है बेसिकली, ये एक कोड की तरह होती है, एक ट्यूब की तरह होती है, दैट इज स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स। ये लैरिंग के आसपास स्ट्रेच्ड होती हैं, उसके आसपास लगी होती हैं, ठीक है। इस तरह से कि इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर अ पैसेज ऑफ एयर। ये इस तरह से अरेंज्ड होती हैं आपस में कि इनके बीच में सिर्फ एयर के पास करने के लिए ही थोड़ी सी स्पेस बचती है, और वो बहुत कम होती है। जैसे ही आप इनहेल करते हो एयर, ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स से जैसी एयर इसके पास पहुंचती है, किसके पास, आपके लैरिंग्स के पास, तो ये जो वोकल कॉर्ड के बीच में जो एयर जाती है जब, तो ये क्या करती है, वोकल कॉर्ड्स को क्या कराती है, वाइब्रेट करवाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एक साउंड, ठीक है। अब कहते हैं जो वोकल कॉर्ड है मेन की, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 mm लॉन्ग, एंड वुमेन्स की बात की जाए तो 15 mm लॉन्ग होती है। आगे बात करते हैं, साउंड नीड्स अ मीडियम और फॉर प्रोपेगेशन। अब कहते हैं कि जो साउंड है उसको एक रास्ता चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जैसे अगर आप बात करें, अगर आपको यहाँ से जाना है टू द साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लेन, एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप वहाँ पे जा सकें। तो ये मीडियम कौन सा होगा, एयरप्लेन।
इसी तरह से साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक व्हीकल चाहिए, और वो व्हीकल का काम कौन करता है? आपकी एयर। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे एयर होगी आप सुन पाएंगे, और जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पे आप नहीं सुन पाएंगे। और यहाँ पे हम आपस में से एक दूसरे की बात इसलिए सुन सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। पर अगर बात की जाए मून पे, तो मून पे ऐसा नहीं होता है। मून पे ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज मून पे आपकी क्या प्रेजेंट नहीं है? एयर प्रेजेंट नहीं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। तो एक बार इस टॉपिक को पढ़ते हैं ध्यान से। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें पता था, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। कहते हैं जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है वो वाइब्रेट करती है पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स को? एयर के पार्टिकल्स को, जो उसके आसपास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। यही डिस्टर्बेंस जो होती है ये एक साउंड वेव होती है बेसिकली। तो इसी तरह से आपकी एक साउंड वेव जनरेट होती है। आगे क्या है? कहते हैं जो आपकी साउंड वेव है वो विजिबल नहीं होती, आप देख नहीं सकते हैं कि साउंड वेव्स आप निकाल रहे हैं। तो आगे कहते हैं जो साउंड वेव्स होती हैं हमारे ईयर ड्रम, हमारे ईयर के अंदर एंटर करके जो हमारा कान का पर्दा उसके पास पहुंचती है, ठीक है, और वो उनको भी वाइब्रेट करवाती है। वाइब्रेट करवाने की वजह से ये जो वाइब्रेशन होती है इसका मैसेज आता है टू द इनर ब्रेन, और वहीं से ब्रेन को पता चलता है कि क्या बात हुई है, और वहीं से हमें सेंसेशन किसकी आती है? हेयर की। आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, टाइम पीरियड की, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो कहते हैं जो साउंड है वो वाइब्रेशन की वजह से हो रही है। तो कहते हैं कि हमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी स्टडी करने के लिए हमें एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने ऊपर बनाया था सिंपल पेंडुलम, सेम वाला। तो कहते हैं जो पेंडुलम है दोनों साइड्स पे मूव करता है ऑफ अ फिक्स पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। आप ऊपर देख सकते हैं जिस तरह से आपको यहाँ पे समझाया था, एक सिंपल पेंडुलम है, ये सेंटर में हैंग कर रहा है, ठीक है, ये इस साइड मूव करता है, ये इस साइड मूव करता है, फिक्स पोजीशन में मूव करता है, ये यहाँ नहीं चला जाएगा, या फिर ये पूरा सर्कल कवर करके नहीं आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ये सिर्फ फिक्स पोजीशंस पे रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को एक ऑसिलेशन, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑसिलेशन। आगे बात करनी शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की। ऑसिलेटिंग पार्टिकल का क्या मतलब है? जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मतलब द पार्टिकल दैट इज मूविंग टू एंड फ्रो, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की, वो होती है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उसने कितनी बारी रोटेट किया, कितनी बारी मूव किया है, ठीक है। जो पेंडुलम है वो कितनी बारी ऑसिलेट किया है एक सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में वो टू एंड फ्रो मूवमेंट उसकी कितनी बारी हुई है, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं एम्पलीट्यूड की ओर। कहते हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो पेंडुलम ट्रेवल करता है टुवर्ड्स एनी वन साइड इज़ फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब कहते हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक पेंडुलम ट्रेवल कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड तक, उसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब आप अगर यहाँ पे देखें तो अगर आपने इन दोनों का एम्पलीट्यूड निकालना है तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक वो यहाँ तक मूव किया, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोल देंगे एम्पलीट्यूड। तो दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड। आगे बात करनी शुरू करते हैं। ये क्या है? आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वॉइस। हाई फ्रीक्वेंसी में अगर आप देख सकते हो तो वेव्स काफ़ी बन रही हैं, ये देखिए, तो इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी हो गई है। तो मतलब कि ये जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आएगी उतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो अगर आप आगे बात करें लो फ्रिक्वेंसी की, तो इसमें क्या है, आपके पास जो वेव्स हैं वो काफ़ी कम बन रही हैं, उनमें काफ़ी स्पेसेस हैं, तो जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ काफ़ी लॉन्ग है। तो इससे आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं साउंड इज़ एमिटेड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। कहते हैं जो वाइब्रेटिंग सोर्स है उससे साउंड आती है और फिर ये हमारे कहाँ तक पहुँचती है, हमारे एयर ड्रम तक, उसको वाइब्रेट कराती है और हमें फिर कोई आवाज़ पता चलती है। तो हम 4 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें एक वेव की एग्जांपल ली गई है। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये होती है आपकी वेवलेंथ, ठीक है। एंड जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी नंबर ऑफ ये वेव्स पास की हैं इन 1 सेकेंड, उसको बोल देते हैं। और स्पीड का मतलब है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड। अब कहते हैं मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, इसलिए यहाँ पे जो साउंड है वो प्रोपेगेट नहीं हो सकती है। तो आगे क्या है हम कंसिडर करेंगे, कहते हैं जो मीडियम है उसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि वो किसी भी साउंड वेव को अच्छे से ट्रैवल करवा सके, ठीक है। तो बात करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जो मीडियम है उसके पास शुड बी एबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, द मीडियम मस्ट प्रोसेस इलास्टिसिटी। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि अब आप ट्रेन कौन सी लेते हो, वो वाली ट्रेन जो आपको वहाँ पे छोड़े और फिर वो ट्रेन वापस आ जाए। तो ऐसा ही आपका मीडियम होना चाहिए। आपके मीडियम में क्या होना चाहिए, उसने अगर साउंड वेव को ट्रैवल करवाया है, ठीक है, तो कहते हैं जैसे वो ट्रैवल करवाने के बाद उसका काम पूरा हुआ है तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए,
ठीक है। तो मतलब इट्स मस्ट हैव इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि आपका रबर बैंड क्या है, आप एक बार स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो, फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ रिकमेंड की गई है। आगे क्या कहा गया है, कहते हैं जो मीडियम है मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, इसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि ये एनर्जी को स्टोर कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो मीडियम है उसके पास इनर्शिया भी होना चाहिए। इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है, इनर्शिया होता क्या है। सो आगे बात करनी शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। कहते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस में किस तरह का आपको मीडियम रिक्वायर्ड है, इसके बेसिस पे आपकी दो वेव्स काम में आएंगी। एक आएगी आपकी मैकेनिकल वेव, एक आएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव में आपका क्या आएगा, एक मैकेनिकल वेव बेसिकली एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, विच रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स डिपेंड ऑन द मीडियम, सो दे आर नोन एज इलास्टिक वेव्स सच एज साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब उसने बात क्या की है, ये ऐसी मैकेनिकल वेव होती है जिसमें पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का क्या मतलब होता है, एक पीरियड डिस्टर्बेंस का आया फिर रुक गया। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो इस तरह से आपके पास एक वेव आई, ठीक है, फिर जो आपकी वेव थी वो रुक गई, फिर एक नेक्स्ट वेव स्टार्ट हुई। इसका मतलब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं। सो दिस इज़ योर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। तो इसमें एग्जांपल किस किस की आ जाती है, आपकी साउंड वेव्स की आ जाती है, वाटर वेव्स की आ जाती है, और वेव्स की इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, या फिर जो रबर बैंड की जो वेव्स बनती हैं उसको भी आप कह सकते हो वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आगे बात करनी शुरू करते हैं। इसको आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी इस तरह से नज़र आती है अगर आप ध्यान से देखें, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है कुछ इस तरह से नज़र आती है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। सो ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, कहते हैं जैसे कि आपको ऊपर फिगर में दिखाया गया है, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट, ठीक है, जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर किसके हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से ये होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव का मतलब है इस डायरेक्शन में जो आपकी वेव है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के साथ वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। सो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये काम होता है आपकी ट्रांसवर्स वेव में। इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में होता है काम, वो इसकी एग्जांपल है। और जो वेव्स हैं ये क्रेस्ट और ट्रेफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अपर पार्ट को हम इसको क्या कह देते हैं, क्रस्ट, ये चीज़ को बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोल देते हैं ट्रफ, ठीक है। इन दोनों के बीच को हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ओके। और इसकी हाइट को हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड, तो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था। आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करनी शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, दे वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, देन द वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव इन एयर। अब इसमें तो जो वेव थी साउंड वेव वो क्या बना रही थी, 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। जो पार्टिकल था वाइब्रेट कर रहा था 90 डिग्री का एंगल के ऊपर विद योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट भी उसी डायरेक्शन में करते हैं, इट मेक्स 0 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। आगे बात करनी शुरू करते हैं ट्रैवलिंग वेव्स की। ट्रैवलिंग वेव्स में क्या होता है, अब आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। इसमें क्या किया गया है, दो पॉइंट्स लिए गए हैं, उनको ए एंड ए डैश मार्क किया गया है। इसमें क्या है, इस मूवमेंट में जो पिक्चर है वॉज मेड बोथ वर एट द पीक ऑफ क्रेस्ट। अब इसमें लिया क्या गया बेसिकली, जैसे ये आपकी क्रेस्ट है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट ले लिया ए डैश, ठीक है। तो साथ ही साथ कहते हैं सिमिलरली आपने बॉटम पे जो ट्रफ होती है उसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स ले लिए, एक बी ले लिया, एक ले लिया आपने बी डैश, ठीक है। तो सेम मूवमेंट पे आपने लिया। कहते हैं अब जो डिस्टेंस है ए और ए डैश के बीच का, या फिर बी और बी डैश के बीच का, इसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और एक कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच का, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब ये तो ऊपर इसने बात की थी ट्रांसवर्स वेव की, पर इसमें क्या बात की है, कहते हैं ये जो कंप्रेशन आप यहाँ पे जो देख रहे हो इसमें है कंप्रेशन, ये भी इसका डिस्टेंस बता रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी इसका क्या बता रहा है, वेवलेंथ। तो ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं, इसका वेवलेंथ। इस तरह से इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जाता है।
आगे बात करनी शुरू करते हैं। आगे क्या है, कहते हैं जो टाइम टेकन, कहते हैं जो टाइम हमें समय लगता है टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया था इसके बेसिस पे, जो आपकी v होता है, v इज स्पीड ऑफ योर वेव एंड लैम्डा ओवर t। लैम्डा का मतलब है आपकी वेवलेंथ और t का मतलब है आपका टाइम पीरियड, और v स्टैंड्स फॉर योर स्पीड ऑफ वेव। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया इसके बेसिस के ऊपर। अब जो फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। एक मिनट में, सॉरी, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। अब कहते हैं जो एक ऑसिलेशन होती है, एक ऑसिलेशन का मतलब जो एक वाइब्रेशन हो रही है वो किसके बराबर है, एक कंप्लीट वेवलेंथ के बराबर है। मतलब देखिए ये है आपकी एक वेवलेंथ, कंप्लीट वेवलेंथ है ये आपकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एक वाइब्रेशन हो रही है, कहने का ये मतलब है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कन्वे। आगे क्या है, कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की, उसको हम क्या रिगार्ड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ। ये कंप्लीट सेट ऑफ वेवलेंथ्स होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स बाय द वेव इन 1 सेकेंड, जो वेव के थ्रू निकल रही हैं 1 सेकेंड में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, सोर्स का। सोर्स मतलब जहाँ से आपकी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। ये वी जैसा दिखता है पर ये वी नहीं होता एग्जैक्टली, इसका जो नाम है वो होता है न्यू। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये ग्रीक लेटर है, साथ ही साथ इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्स, और इसका सिंबल है HZ। आगे क्या है, कहते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज जो प्रोड्यूस करते हैं ऑसिलेशन को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाले, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। उनके केसेस में जो वेवलेंथ है वो भी अलग होती है, और कहते हैं अगर वेवलेंथ अलग होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसीज भी अलग होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करती है। कहने का ये मतलब है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ये चीज़ चलती है इसमें। अब कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। आगे जो कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/t। अब कहते हैं जो वेव वेलोसिटी है उसका एक फॉर्मूला बताया गया। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मतलब वेवलेंथ ओवर टाइम टेकन। तो मतलब कि v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। तो यहाँ पे अगर आप t की जगह पे v पुट करना चाहे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/v आपका। तो उसके बाद जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आगे चलते हैं, कहते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब कहते हैं जो स्पीड होती है विद विच अ साउंड वेव ट्रेवल्स, जो एयर में जिस स्पीड से साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके टेम्परेचर के ऊपर। अब कहते हैं जब वार्मर एयर होती है उस पर जो आपकी साउंड वेव है वो फास्टर ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर एयर्स में। तो उसके लिए इन्होंने एक आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसका फॉर्मूला क्या है, वी एयर इज इक्वल टू 331 m/s प्लस 0.6 m/s TC। TC स्टैंड फॉर टेम्परेचर, जो आप सेल्सियस में कैलकुलेट करोगे। और ये है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। कहते हैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो साउंड होती है वो मैक्सिमम ट्रेवल करती है। इसीलिए जो मंदिर में जो बेल्स लगती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, मेटल की, क्योंकि वो ज़्यादा सनोरस होते हैं। आगे बात करनी शुरू करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल लिया गया है। कहता है एक पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स। रिपल्स का मतलब जो स्मॉल वेव्स बन रही है, रिपल उसको बोलते हैं हम पानी में। तो कहते हैं उसका जो टाइम पीरियड था वो था 0.1 सेकेंड। तो उसकी वेवलेंथ थी 5 सेंटीमीटर। तो कहते हैं जो आपने ना उसकी स्पीड निकालनी है। तो आप स्पीड कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो वेवलेंथ इसमें होती है मीटर में, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। दिस इज़ योर मीटर, ये आपका मीटर है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सॉरी यहाँ से आप निकालोगे अपनी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको टाइम पीरियड दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और आप अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और लैम्डा की, और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द स्पीड। आगे बात करनी शुरू करते हैं। एक वेव पल्स है ऑन अ स्ट्रिंग मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 0.05 सेकेंड्स। तो आपने एक तो इसकी क्या निकालनी है, पल्स, वेलोसिटी निकालनी पल्स की, और दूसरा क्या निकालना है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑन द सेम स्ट्रिंग जब फ्रीक्वेंसी होगी 2200 हर्ट्स। तो पहले वाला पार्ट सॉल्व करने शुरू करते हैं। फॉर्मूला था डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, तो v इज इक्वल टू 8 मीटर ओवर 0.05 सेकेंड। तो आपके पास 160 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अब आपने ये वेवलेंथ निकालनी है जब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 हर्ट्स। तो आपके पास 160 आपको वैल्यू किसकी दी गई है, आपको वैल्यू दी गई है वेलोसिटी की। आपने नीचे पुट कर देनी फ्रीक्वेंसी की, तो आपके पास वेवलेंथ निकल आएगी 0.8 मीटर। तो आगे बात करनी शुरू करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके साउंड के, वो होते हैं सबसे पहले पिच आती है, फिर लाउडनेस और फिर क्वालिटी। पिच का क्या होता है, पिच
अगर पिच के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक हाई पिच्ड, एक होती है लो पिच्ड। जो हाई पिच्ड वॉइस होती हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो उनकी वेवलेंथ है काफ़ी कम होती है। कहने का क्या मतलब है, आपको ऊपर एक एग्जांपल देके समझाया गया था दो वेव्स का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये होगी फ्रिक्वेंसी, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी मतलब ये होगी हाई पिच वॉइस, शॉर्ट वेवलेंथ है तो ये आपकी एग्जांपल आएगी हाई पिच की, जबकि ये किसकी आएगी, लो पिच की। तो इस तरह से आपकी हाई पिच और लो पिच साउंड्स लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप और देख सकते हैं एग्जांपल, हाई पिच इस तरह से वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कम टाइम पीरियड में ज़्यादा आवाज़ सादा साउंड वेव ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू लो पिच। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पिच बेसिकली एक सेंसेशन होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है ये किसी भी एमिटेड साउंड वेव की। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, श्रिल और शार्प वॉइस। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा शार्प वॉइस होगी। इसी तरह से जो लड़कियां होती हैं उनकी होती है हाई पिच वॉइस। हाई पिच का मतलब कि तीखी आवाज़ होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू वॉइस। जो वॉइस होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो लो पिच्ड होती है, जिसकी वजह से उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी भारी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इनके बारे में और बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो वाइब्रेशन है हाई पिच वाली वॉइस में फास्टर ट्रेवल करती हैं एज़ कम्पेयर टू लो पिच वाली वॉइस में, उसमें फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ठीक है, जो हाई पिच वाली वॉइस होती है उसको बोलते हैं हम श्रिल साउंड या फिर हमिंग ऑफ बी और साउंड ऑफ गिटार। और अगर लो पिच की बात की जाए इसको बोलते हैं हम हॉर्स साउंड और रोअर ऑफ लॉयन और कार हॉर्न। आगे चलते हैं। कहते हैं कि जो पिच है फीमेल्स की वॉइस की वो हायर होती है मेल की वॉइस से। साथ ही साथ कहते हैं जो लाउडनेस है बीइंग अ सेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर्स ईयर। अब कहते हैं कि आप लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस आपकी वॉइस की डिपेंड करती है कि वो पर्सन किस तरह से सुन रहा है, उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो कैसी है। अगर आप एज्ड इंसान के साथ बात करोगे, जो ओल्ड पीपल हैं, तो उनको ऊंचा सुनाई देता है तो आप उनके साथ थोड़ी लाउडली बात करेंगे। अगर बात आ जाए आप अपनी एज के बच्चों से बात करें तो उनके केस में उनकी जो सेंसिटिविटी होती है एयर की मोस्टली बच्चों की ठीक होती है। ठीक है, अगर कोई एयरबड का कोई इनको इशू है वो तो एक्सेप्शन है, पर नॉर्मली आप उनसे कम लाउडनेस में बात करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। तो ये तो आगे लाउडनेस की बात। अब साथ ही साथ कहते हैं ये जो दो साउंड्स होती हैं हाई पिच और लो पिच वाली, इसमें जो कहते हैं इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है बट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। इंटेंसिटी की भी आपको आगे बात बताएंगे, दोनों की इंटेंसिटी सेम है पर फ्रीक्वेंसी अलग है। इंटेंसिटी की भी बात करेंगे। तो आगे बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं जो टेप रिकॉर्डर या फिर टीवी होता है उसमें आप जो बास और ट्रेबल होता है रेफर्स टू लो एंड हाई पिच। जो ट्रेबल होता है वो हाई पिच होती है, जो बास होता है वो लो पिच होती है। ठीक है, सो बेस पे जो होती है लो पिच वो क्या करती है, ग्रेव साउंड सच एज टू लेबिया और ढोलक। जो कहते हैं जो ढोलक है वो भी आपको सेम आवाज़ देती है, किसकी, आपकी बास वाली। और जो ट्रेबल की वॉइस होती है वो श्रिल साउंड वो आपको किससे मिलती है, फ्लूट से या फिर बाकी और कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। आगे चलते हैं लाउडनेस की ओर। लाउडनेस का क्या होता है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। मतलब कोई साउंड कितनी ज़्यादा लाउड होगी वो आपको एम्पलीट्यूड से पता चलेगा, मतलब इसकी लेंथ से पता चलेगा। तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ बड़ी होती जाएगी उतनी ज़्यादा कोई भी साउंड लाउड होती जाएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर ये छोटी होगी तो कम लाउडनेस वाली होगी, मतलब ये वॉइस क्या होगी, सॉफ्ट वॉइस होगी। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब कहते हैं ये जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप किस तरह से बोल रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन इट। तो कहते हैं जो लाउडनेस है किसी भी साउंड की वो क्या है, साउंड एनर्जी को मेजर करती है जो हमारे कान तक पहुंच रही है 1 सेकंड में। साथ ही साथ कहते हैं जब हम टेबल टॉप को स्ट्राइक करते हैं काफ़ी सारी फोर्स के साथ, मतलब अगर हम टेबल के ऊपर हाथ मारें काफ़ी सारी फोर्स के साथ तो आपको लाउडली आवाज़ आएगी। पर अगर आप पोलाइटली सा उसको मारोगे तो आपको इतनी आवाज़ नहीं आएगी। तो मतलब कि जितनी ज़ोर से आप किसी चीज़ को हिट करते हो उतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। सो ये क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड। अब कहते हैं कि अगर आप एम्पलीट्यूड को कम कर दें तो कोई भी साउंड क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। अब जितने भी म्यूज़िक सिस्टम्स वाले होते हैं, जो डीजे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जो साउंड होती है उसको कम करने के लिए उसकी एम्पलीट्यूड, वेव की एम्पलीट्यूड कम की जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी कोई भी साउंड क्या हो जाती है, कम। सो इस तरह से आपकी लाउडनेस काम करती है किसी भी साउंड की। अब जो लाउडनेस है वो काफ़ी मैटर करती है। लाउडनेस मैटर क्यों करती है, अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी तो हमारे जो ईयर ड्रम्स है, जो हमारे कान के पर्दे हैं, वो फट भी सकते हैं। तो हमें एक ऑडिबल रेंज चाहिए। तो हम बात करेंगे ऑडिबल रेंज के बारे में।
बाद में सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। इन अ रिकॉर्ड प्लेयर, इफ अ रिकॉर्ड ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर मिनट RPM इज प्लेड, पिच विल इंक्रीज एंड साउंड विल बिकम श्रिलर. If the same record is played at 30 RPM, pitch will decrease and so the sound will become grave और low pitched. कहता क्या है अब ये? कहते हैं कि अगर आपने प्लेयर पे, जो रिकॉर्डिंग प्लेयर्स होते हैं उसके ऊपर अगर आपने 50 RPM वाली एक कोई वीडियो रिकॉर्ड की या फिर साउंड रिकॉर्ड की है, तो उस केस में जो आपकी पिच होगी वो हाई हो जाएगी, जो आपकी पिच है वो हाई हो जाएगी और जो आवाज़ होगी वो श्रिलर मतलब तीखी हो जाएगी. कहते हैं अगर आप ये इंस्टेड ऑफ 50 RPM की जगह पे 30 RPM वाली करते हो रिकॉर्डिंग आवाज़ की, तो उस केस में जो आपकी साउंड है वो क्या हो जाएगी? लो पिच्ड, मतलब जो आपकी आवाज़ है वो हो जाएगी हॉर्स या फिर भारी. तो उन्होंने कुछ ऑडिबल रेंजेस दी हुई हैं हमें. अगर कहते हैं जो विस्परिंग होती है उसकी रेंज होती है 10 डेसिबल टू 25 डेसिबल, ठीक है, ये ऑडिबल होती है. आगे रेडियो टीवी की 30 टू 40 डेसिबल, ये भी ऑडिबल होती है हमें. कन्वर्सेशन की 50 टू 60 ऑडिबल, ये भी मॉडरेटली लाउड साउंड होती है. अगर लाइट व्हीकल्स की देखी जाए तो उनमें भी 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल होती है और ये काफ़ी लाउड साउंड मानी जाती है. अब मिक्सर हो गया, आपका ग्राइंडर हो गया, इसकी 70 टू 80 डेसिबल होती है. ये भी काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है पर टॉलरेबल है, आप टॉलरेट कर सकते हो. अब जो मोटरसाइकिल्स हो गए, हैवी व्हीकल्स हो गए, इनकी जो नॉइज़ ये जो क्रिएट करते हैं अपने हॉर्न के थ्रू वो 90 टू 105 डेसिबल होती है. ये काफ़ी नॉइज़ होती है और काफ़ी लाउड और अनकम्फर्टेबल होती है. अब जो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, उसकी होती है 120 डेसिबल टू 130 डेसिबल और ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल लाउड साउंड होती है. साथ ही साथ जो जेट एयरप्लेन होता है उसकी 130 एंड अबव होती है, तो ये काफ़ी पेनफुल साउंड मानी जाती है. ठीक है. अगर आप ऑर्डिनरी बीटिंग की बात करें 10 डेसिबल इसकी आवाज़ होती है और ये जनरली हम नोटिस भी नहीं कर पाते, इतनी कम साउंड होती है. तो यहाँ पे जो यूनिट है जो लाउडनेस को मेजर करने का काम आता है वो आता है डेसिबल. साथ ही साथ कहते हैं जो लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की, जो पीपल टॉक कर रहे हैं, वो होती है 65 डेसिबल. और उससे बात की है कि नॉइज़, किसी भी साउंड को हम नॉइज़ी कब कहेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन में कब कंसिडर करेंगे, जब उसकी 100 डेसिबल से वैल्यू ज़्यादा है. तो मतलब कि ये क्या होगी आपकी ऑडिबल रेंज. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि आपकी ऑडिबल रेंज कितनी है, किस रेंज के ऊपर आप उसको नॉइज़ पोल्यूशन में कंसिडर करेंगे. सो दैट्स ऑल. अब जो कहते हैं जो इंटेंसिटी और लाउडनेस होती है किसी भी आवाज़ की वो सेम नहीं होती है. इंटेंसिटी डिपेंड करती है एनर्जी पर यूनिट एरिया के ऊपर एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द एयर. और ये डिपेंड नहीं करती है कि जो एयर है आपको वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है. ठीक है. पर जो लाउडनेस है वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर, वो एनर्जी पे भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ रिस्पॉन्स ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है. तो आगे बात करनी शुरू करते हैं. कहते हैं जो 140 डेसिबल से ऊपर आवाज़ होगी वो आएगी आपकी नॉइज़ पोल्यूशन में. और साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन क्या करता है, सीरियस हेल्थ हज़ार्ड कर सकता है. वो क्या कर सकता है, एक तो आपको नर्वस टेंशन दे सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है. साथ ही साथ इसकी वजह से आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है. हेयरिंग लॉस कैसे हो सकता है, आपका कान का पर्दा फट सकता है तो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा. साथ ही साथ स्किन कैंसर कर सकता है. ठीक है. स्किन डिसीजेस भी करता है ये स्किन कैंसर. एंड इट कॉजेज लैक ऑफ कंसंट्रेशन. इससे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक चीज़ के ऊपर. तो आगे क्वालिटी की भी बात करते हैं. क्वालिटी या फिर टिम्बर भी कहा जाता है इसको. टिम्बर ऑफ साउंड वेव इज़ दैट